हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाजान्स रूल। तो फाजान्स रूल क्या होता है, देखते हैं इसको। फाजान्स रूल क्या बताता है हमको? ये बताता है कोवेलेंट कैरेक्टर इन अ आयनिक बॉन्ड। क्या बताता है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। आप समझो बेटा ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनना बात को। भैया लेकिन पहले इसका मतलब अच्छे से बता दो पहले। मैंने कहा ठीक है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे आयनिक बॉन्ड में? तो सबसे पहले मेरी बात बेटा बहुत आराम से सुनना। सुनो कि जैसे जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड तो कई टाइप के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन अभी हमको यहाँ पे नीड किसकी है अपनी? आयनिक और कोवेलेंट की। आयनिक और कोवेलेंट की। तो समझना बेटा, हमारा जो कोई भी बॉन्ड होता है वो ना 100% आयनिक होता है, ना 100% कोवेलेंट होता है। तो भैया कैसे हम उसको आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं? तो अगर 50% से ज्यादा अगर उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर होता है तो उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। अगर 50% से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर तो कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो जानना था। अब एक और बात कि हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है? एक हमारे पास केटायन होगा, एक एनायन होगा, है कि नहीं? ये केटायन हो गया, ये एनायन हो गया। ठीक है। अब देखना, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है? इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आयनिक वाले में। केटायन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्या, एनायन अपना इलेक्ट्रॉन, एनायन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक आयनिक बॉन्ड बनता है, ऐसा हमको पता है। बेटा कोवेलेंट में क्या होता है? कोवेलेंट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। या तो ऐसे बता दो, या फिर इस तरीके से भी हमने देखा है कई बार। ध्यान से देखना ये बात कि इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये मान लो H हो गया, ये Cl हो गया, ये हमको पता है। अब सुनो बात को, किसी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर के आने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि एक तरीके से ये शेयरिंग वाला रीजन है ना, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है एक तरीके से, वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने लगा एक आयनिक कंपाउंड में। बिल्कुल भैया, यही बात हम भी सोच रहे थे कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है केटायन और एनायन में, उसके बीच में जो रीजन है, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे आ जाए तो एक आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल, देखते हैं उसको। देखो, जैसे मान लो बेटा मेरे पास यहाँ पे एक कोई केटायन है और मेरे पास यहाँ पे कोई एक एनायन है। ध्यान से देखना बेटा बात को। अब क्या होगा, कोई एनायन है तो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसके चारों तरफ, ऑब्वियस सी बात है। अब देखना, अब यहां पे एक टर्म हमको समझना है जिसको बोलते हैं क्या हम लोग? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन पावर। क्या बोला भैया ने? पोलराइजेशन पावर या फिर पोलराइजेबिलिटी या फिर पोलराइजेशन। पहले देखो पोलराइजेशन, और दूसरा क्या बोला भैया ने? इसी को पोलराइजेबिलिटी बोलेगा भैया, और क्या? पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर। तो देखना बेटा ध्यान से, यहां पे जो मेरा पोलराइजेशन होगा ना, वो एनायन का होगा। जो मेरा पोलराइजेशन पावर होगा वो केटायन का होगा। कई बार मैं पोलराइजेबिलिटी भी बोलूंगा एनायन की, तो उससे भटकना नहीं इधर उधर, समझना है ध्यान से। पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायन। तो समझो बात को, इसी पोलराइजेशन के फिनोमिना की वजह से हमारे एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। बहुत गौर से इस बात को समझेंगे। अब देखो बेटा, मेरा यहाँ पे केटायन है। अब क्या होगा, अगर केटायन क्या करे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने लगे, मतलब इस एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने लगे। देखेंगे ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने लगे। ठीक है, क्या हो गया? अब एक तरीके से जो बीच वाला जोन था, अब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने लगी, जो शेयरिंग वाला जोन होता था हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा आएगा उतना ही मेरा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा एक आयनिक बॉन्ड में।
ये बात समझने वाली है बहुत। तो क्या हो गया, अब हम उन सारे पैरामीटर्स को देखेंगे, उन सारे पैरामीटर्स को समझेंगे, जहां पर ये वाले रीजन में जो शेयरिंग वाला रीजन हम बार बार कह रहे हैं, इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो क्या फैक्टर्स देखेंगे जो हमारे इस फिनोमिना को प्रमोट करेगा। सो हम लोग फैक्टर्स देखते हैं, कोई देखो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। देखना बेटा, अब समझो बात को, बहुत बहुत बेसिक बात है, बच्चों वाली बात है। क्या कि जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी मेरे केटायन पे होगा, उतना ही ज्यादा वो उसके पास पावर होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर पाने की, उस एनायन की। तो मेरे पास क्या, केटायन के लिए क्या है क्राइटेरिया, कि केटायन की चार्ज डेंसिटी शुड बी हाई, चार्ज डेंसिटी शुड बी हाई। अब इसमें भी बेटा समझना बात को, अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं, तो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज बाय वॉल्यूम रेशियो, यानी कि चार्ज ज्यादा होना चाहिए किस पे, केटायन पे, और क्या वॉल्यूम कम होना चाहिए, वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। मतलब अरे बेटा, जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, चार्ज ज्यादा है, और क्या वॉल्यूम कम है, तो भी तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, तो वॉल्यूम कम है। इन दोनों में जो प्राइम फैक्टर होता है वो चार्ज होता है, मतलब चार्ज ज्यादा हम पहले देखेंगे, चार्ज ज्यादा को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये हो गया केटायन के लिए। अब एनायन की बात करते हैं। एनायन का बेटा देखो, समझो बात को जरा, अगर मेरा एनायन बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा एनायन का, तो आसानी से उसको केटायन क्या करेगा, अपनी तरफ पुल कर पाएगा। यानी कि मेरा साइज ऑफ एनायन बड़ा होना चाहिए, साइज ऑफ एनायन बड़ा होना चाहिए। शुड बी मोर, बिल्कुल बात है, शुड बी हाई या शुड बी मोर, ठीक। अब समझो बात को, एक बात और, अगर मेरे एनायन पे चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो भी तो उसको आराम से पुल कर लेगा। तो चार्ज केटायन पे ज्यादा हो या फिर एनायन पे ज्यादा हो, हमारे पोलराइजेशन वाले फिनोमिना में हमको फायदा ही फायदा है। तो क्या चार्ज ज्यादा होगा तो भी चलेगा, ठीक है। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, समझना बेटा बात को कैसे, अगर इस बात को कैसे और कह सकते हो, साइज ऑफ एनायन बड़ा हो, जैसे मान लो साइज बड़ा हुआ है एनायन का, तो क्या होगा, उसके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे यानी जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके ऊपर न्यूक्लियस क्या करेगा, फोर्स कम लगा पाएगा, यानी जिसका जेड इफेक्टिव कम हो। जिसका जेड इफेक्टिव कम हो, जेड इफेक्टिव कम का मतलब लास्ट सेल पे फोर्स नहीं लगा पाएगा, जो बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन्स है उस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा, उसको आसानी से मेरा केटायन पोलराइज कर पाएगा। तो इस तरीके से फाजान्स रूल में हम किसी एक आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर देख सकते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं कैसे वो लगेंगे। देखना बेटा, अब देखो, देखो जरा, अब समझ में आएगा आराम से। देखो, इन सब पे देखो क्या है, इन सब में क्या है, एनायन मेरा कॉमन है। अगर मेरा एनायन कॉमन है, इसमें काफी सारी चीजें सीख जाओगे जो ऊपर समझ में लग रहा होगा नहीं आ रहा है, तो वो उस क्वेश्चन करते समय समझ में आ जाएगा। अब देखो इन सब पे क्या है बेटा, इन सब पे क्या है, देखो चार्ज +1 का ही है। तो मैं क्या करूं, एनायन को हटा दूं कंपेयर करने के लिए, कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब देखो, जो जिसमें पोलराइजेशन ज्यादा है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो इसमें देखो सब पे चार्ज एक है, तो भैया कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग, अरे बेटा बहुत इजी है, आप चार्ज डेंसिटी देखो। देखो एक ग्रुप में, देखो ये पहला ग्रुप है, ह लीना नी की रफ से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। तो ऊपर से नीचे आते समय साइज बढ़ रहा है, तो मेरी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, घटती है ऊपर से नीचे आने ग्रुप में। तो मेरा सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किस पे हो गया, लिथियम पे। तो मेरा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ऐसे। तो फाजान्स रूल किसके काम आ रहा है हमारा, कंपेरेटिव कोवेलेंट कैरेक्टर बताने के काम आ रहा है फाजान्स रूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अरे यहाँ पे तो बहुत इजी है, यहाँ पे +1 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है, ठीक। अब देखो तो इसका क्या होगा बेटा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि उसके ऊपर +2 चार्ज ज्यादा है, ज्यादा पोलराइजेशन, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। अब देखो भैया यहाँ पे एक नई चीज बताएगा तुम लोग को। देखो, देखना बेटा,
जो ग्रुप 1 होता है और ग्रुप 2 होता है, इसी में मैक्सिमम आपको इन्हीं के कैटायंस आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस वगैरह में, आपको जेई के, नीट के, आपके जो भी पेपर आपका होगा या बिट्स वगैरह जो भी आप दोगे। और एक क्या होता है, एक होता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अभी सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्या? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, इसमें स्यूडो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भैया, यहीं पे बता दो। मैंने कहा बिल्कुल, देख लो। जैसे क्या होता है हमारे पास, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये जो आयंस है इनके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है? जैसे कि 1s2 2s2 2p6, है कि नहीं? तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके पास नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। सेम इसने क्या किया, 19 इलेक्ट्रॉनिक जो है नंबर, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके पास आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो ये इनके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, तो ये स्टेबल हो गए। अब स्यूडो नोबल गैस क्या होता है बेटा, देखना जरा। मेरा कॉपर प्लस हो गया, जिंक +2 हो गया, मैक्सिमम ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। मेरे पास ये मरकरी हो गया, +2 हो गया, इनके पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है। भैया समझ में नहीं आया? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, भैया समझ में नहीं आया? समझना बात को जरा। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास? अब इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर एक बार देखोगे तो तुमको कुछ पता चलेगा। क्या? अगर मैं कॉपर का देखूं तो जरा देखो, कॉपर प्लस का, कॉपर क्या होता है? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 29 है ना? तो 29 से एक इलेक्ट्रॉन कितना गया? 28 हो गया। तो क्या मैं ऑर्गन और क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? 3d10। अब देखना बेटा, गौर से इस बात को समझेंगे सब लोग। इसमें डी में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है? डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और डी की जो सील्डिंग इफेक्ट होती है बहुत 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 पुअर होती है। अगर डी का सील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, डी का सील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर होता है तो क्या मतलब हो इसका? यानी कि अब जो कॉपर है, जिंक है, मरकरी है, वो जो आने वाले एनायन होंगे इनके ऊपर, अगर सील्डिंग इफेक्ट उनका खराब है जो डी में ऑर्बिटल्स हैं, तो अंदर वाला न्यूक्लियस जो इससे अटैच होने एनायन आएगा उसके ऊपर अच्छा खासा पोलराइजेशन पावर लगा सकता है। इसलिए नॉर्मल केसेस में, बहुत ध्यान सुनना, नॉर्मल केसेस में बेटा मेरा स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, अगर कंपेयर करोगे उसको जो है तुम्हारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 के टाइम से, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब से क्या होता है, ज्यादा होता है उनका पोलराइजेशन पावर। भैया समझ में नहीं आया? एक बार और बताओ। जैसे कॉपर +1 है, तो इनको अगर +1 वाले से कंपेयर करोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो लिथियम को छोड़ के बाकी जितने मेंबर हैं पहले ग्रुप वाले, उन सब से इसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा। तो ये बात बहुत गौर करने वाली है, इसको आप नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, कि अगर कॉपर को कंपेयर करोगे, भैया ने एक चीज तो बता दिया, क्या? कि चार्ज डोमिनेटिंग होता है हमेशा। तो अब ऐसा नहीं है कि कॉपर को कंपेयर करोगे बेरिलियम +2 से या मैग्नीशियम +2 से, वो तो हमेशा इनसे बेटर पोलराइजेशन पावर होगा उनका, क्योंकि उनके पास चार्ज ज्यादा है। तो हमको क्या समझ में आया, अगर कॉपर और जिंक को कंपेयर करना है तो हम एक काम करते हैं, अभी थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ेंगे यहाँ पे, पहले उसके पहले एक चीज यहाँ देख लेते हैं। देखो, थर्मल स्टेबिलिटी अभी पढ़ेंगे, यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम लोग एक चीज देखें यहाँ पे, कि अगर मेरे पास लिथियम है ना, तो लिथियम है और बेरिलियम है, तो एक काम करो, ह ली ना ने की रफ से फरियाद, NaKRbCs। अब देखो, अगर मैं पोलराइजेशन पावर की बात करूं बेटा, तो लिथियम प्लस की सबसे ज्यादा होगी उस ग्रुप पे। और क्या बेटा मांगे, कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेरिलियम आएगा उसके बाद, ठीक है, बेरियम आएगा उसके बाद। चलो, अब इसमें ये ऑर्डर होता है, ठीक, क्योंकि ऊपर से नीचे आते समय साइज कम होता है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आते समय ग्रुप में साइज बढ़ेगा, तो यहाँ पे मेरी क्या हो रही है, चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे कम होती जा रही है, इसलिए ये ऑर्डर हो गया। अब मेरा स्यूडो नोबल गैस जो कॉन्फ़िगरेशन था वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसको आप यहाँ पे प्लेस करोगे, मैं दूसरा कलर लेके बताता हूँ, देखना ध्यान से। उसको आप यहाँ पे प्लेस करोगे, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आएगा कॉपर, क्या? कॉपर प्लस। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? जिंक +2। यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम।
बेरियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो ये बात ध्यान रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने कि जो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं उनका अगर +1 चार्ज वालों से कंपेयर किया जाए तो ग्रुप के पहले मेंबर, जैसे कि लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है, पता है तुम लोग को, तो चार्ज डेंसिटी उसमें बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कॉपर का उससे जो है कम होता है। उसी तरीके से बेरिलियम का क्या है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, +2 चार्ज है, इसलिए उसका जो है तुम्हारा जिंक +2 से बेटा ज्यादा होता है। तो ये बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लो कि अगर कैल्शियम CaCl2 है और HgCl2 है तो ये क्या है, ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अगर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, इसका पोलराइजेशन पावर आपका ज्यादा होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, तो इसमें क्या है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम का जो है प्लस पावर ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर मैग्नीशियम +2 का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि एनायन तो दोनों में सेम है, अब जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा वो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। क्लियर है क्या बात बेटा, एकदम क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है हीट वाली कंडीशन, हीट में डालने के बाद वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अब देखो, थर्मल स्टेबिलिटी में एक बात समझो, अगर कोई कंपाउंड आयनिक होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, नॉर्मल अपने कोवेलेंट कंपाउंड से। ठीक है, वो तुमको पता है वो वाली बात कि आयनिक कंपाउंड से कोवेलेंट कंपाउंड से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी अगर हम देखें एक तरीके से, तो जहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी कम। ठीक है, ठीक है, तो आप जो भी कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालोगे कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, उसका उल्टा कर दो, थर्मल स्टेबिलिटी आ गई। अब देखो, एक बात समझना बेटा, मेरे पास दो चीज है। क्या चीज है, पहली चीज क्या है मेरे पास, अब थर्मल स्टेबिलिटी को पता करने के लिए मेरे पास दो चीज है। क्या, एक मेरे पास है लैटिस एनर्जी। अब भैया इस वाले चीज में ऐसे सिर्फ बता के नहीं निकल जाएगा कि फजांस रूल को ये देख लो, काम खत्म, एक्सेप्शन वाला पार्ट करा के बाकी छोड़ के चला गया, नहीं। मैं लैटिस एनर्जी वाला पार्ट भी साथ में बता दूंगा, जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। अरे अभी वीडियो देखी थी भैया वाली, तो उसमें बता रहे थे कि फजांस रूल से कंपेयर करते हैं, इसमें तो ऑर्डर उल्टा उल्टा आ गया। तो कहां पे फजांस रूल लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो अब देखो, लैटिस एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लैटिस एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, Z+Z- डिवाइड बाई व्हाट, R। और देखो एक ये होता है। अब लैटिस एनर्जी वाला जो पैरामीटर होगा वो सारे के सारे, ध्यान सुनना, मोनो एटॉमिक एनायंस में लगेगा, जैसे कि F-Br-Cl-, ठीक है, N3-, इन सब में क्या लगेगा, लैटिस एनर्जी वाला पैरामीटर लगेगा। किसके लिए है, फॉर थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मोनो एटॉमिक एनायंस। अभी अभी बताएगा भैया, परेशान मत होना, बिल्कुल बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ। दूसरा क्या है, जो हमारा फजांस रूल है, ये किसके लिए है, ये है बेटा मेरे लिए, किसके लिए, पॉली एटॉमिक एनायंस के लिए। फॉर पॉली एटॉमिक एनायंस मतलब भैया एग्जांपल दे दो उसका। ये देखो एग्जांपल मैंने दिया, क्या है, CO3-2, OH-, ठीक है, SO4-2, ये जितने भी हैं बेटा, इनमें और भी एक्सेट्रा जितने भी होंगे पॉली एटॉमिक, इनमें जो हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएंगे वो देख के किससे बताएंगे, हम उसको देख के बताएंगे फाजांस रूल से। कैसे, अभी देखना। और मेरा जो ये है लेटिस एनर्जी वाला पैरामीटर है, देखना लेटिस एनर्जी वाला, इसमें किसके बताएंगे, मोनो एटॉमिक, जो है मोनो एटॉमिक एनायंस के लिए, जैसे कि O-2, N3-, F-, Cl-, Br-, ये जितने भी हैं। ठीक है, अब देखना, जरा ध्यान से देखना। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा जिससे सारी क्लियरिटी आ जाएगी, तो फोकस करते रहना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा, अगर मान लो आपके पास
एक कंपाउंड है, जैसे कि ये क्यों अलग अलग बताया आपने भैया, अभी देखो बताता हूं। जैसे कि मान लो मेरे पास LiNaKRbCS, ये है मेरे पास बेटा। अब देखो जरा, अब इसका मैं दो केस ले लेता हूं, छोटा छोटा तुरंत बता दे रहा हूं। देखो ये सब के सब कैसे हैं, मोनो एटॉमिक एनायंस हैं, देखो ऐसे। तो अगर मैं इसको देखूं किसके हिसाब से, देखना किसके हिसाब से देखूं मैं, अगर लैटिस एनर्जी के हिसाब से देखता हूं, लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Z प्लस Z माइनस बाई आर। तो अब देखो जरा, और एक मेरे पास है क्या, फजान्स रूल, यानी कि पोलराइजेशन पे, कैसे है पोलराइजेशन पे, ठीक है। ध्यान से देखते रहना बेटा, जरा ध्यान से देखना। अब देखो मैंने क्या देखा कि जो भी रेडियस मेरा आएगा इस हेट्रोएटॉमिक स्पीसीज में, उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, किसी भी आयनिक कंपाउंड को, वन मोल आयनिक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं बेटा हम लैटिस एनर्जी, ठीक है। उसी को हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी की बात भी कर रहे हैं। तो देखना यहाँ पे क्या सीन है, हीट में जो स्टेबिलिटी होती है वही थर्मल स्टेबिलिटी है। अब देखो जरा, अब अगर मैंने LI को देखा तो यहां पे क्या हुआ, देखो जैसे LI ये होगा और I ये होगा, बस मैंने ऐसे हाइपोथेटिकल बना रहा हूं, तो मेरा रेडियस इतना आएगा। जैसे जैसे मैं करते चला जाऊंगा आई का साइज यही रहेगा, Na का साइज बढ़ जाएगा फिर से। तो क्या मेरा रेडियस वाला पार्ट बढ़ रहा है, हेट्रोएटॉमिक जो इंटरन्यूक्लियर जो दो सेंटर के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है मेरा, तो रेडियस इधर से इधर बढ़ रहा है। तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी घटेगा, रेडियस बढ़ेगा तो लैटिस एंथैल्पी घटेगा। यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूले से बताऊं बेटा, तो मेरा इधर से इधर की तरफ रेडियस बढ़ता जा रहा है, यानी कि लैटिस एनर्जी कम होती जा रही है। लैटिस एनर्जी कम मतलब कम एनर्जी पे वो टूट जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी घटती जा रही है। तो मेरा, अगर मैं इसको ABCD नाम देता हूं, अगर मैं इसको ABCD नाम देता हूं, देखना बेटा, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया। तो यहां पे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा ABCD और E। भैया एक बार और बताओ, मैंने कहा बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अगर थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हो गया हीट में कितने वो स्टेबल हैं, वो टूट नहीं रहे हैं। अब देखो यहां पे लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, और यहाँ पे लैटिस एनर्जी रेडियस पे डिपेंड कर रही है। तो रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। हेट्रो एटॉमिक इन सब्सटेंसेस का LiI NaI KI, इन सब का क्या हो रहा है बेटा, रेडियस बढ़ता जा रहा है। रेडियस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये मेरा ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल LiI होगा। और जब भी पोलराइजेशन के कंसेप्ट से मैं देखूं, तो देखना ध्यान से क्या सीन हो रहा है, मेरा थर्मल स्टेबिलिटी कोवेलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं देखूं तो यहां पे सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर LiI में होगा, LiI में होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा लिथियम पे, क्योंकि एनायन सारे के सारे सेम है, तो मेरी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे है, लिथियम पे सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि सबके ऊपर प्लस प्लस वन ही चार्ज है, जिसका साइज छोटा होगा उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, वो पोलराइजेशन ज्यादा करा पाएगा। तो यहां पे मेरा ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें जाते होगा, LiI में, NaI में, KI में, RbI में, CSI में, इस ऑर्डर में। लेकिन मेरी थर्मल स्टेबिलिटी जो होगी बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी वो मेरे कोवेलेंट कैरेक्टर की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो मेरा जो ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी आएगा वो क्या आएगा, A से अच्छा B से अच्छा C से अच्छा D और D से अच्छा E, ये मेरा ऑर्डर आएगा। लेकिन जब उसको हम लोग हीट में रख के देखा हम लोगों ने इस सब्सटेंस को प्रैक्टिकली, तो मेरा ये वाला ऑर्डर सही आया बेटा, ये वाला, और ये वाला नहीं आया ऑर्डर। तो इसीलिए मैंने ऊपर लिखा कि मेरे सारे मोनो एटॉमिक स्पीसीज के लिए मैं लैटिस एनर्जी वाला पैरामीटर लगा के देखूंगा कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, और जितने भी मेरे पॉली एटॉमिक वाले हैं उन सब के लिए मैं फाजान्स रूल से बताऊंगा कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होगी। ठीक, और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, देखो अब ये क्या है, मोनो एटॉमिक, क्या है मोनो एटॉमिक एनायन,
तो किससे स्टेबिलिटी गवर्न होगी? लैटिस एनर्जी से। थर्मल स्टेबिलिटी बाय लैटिस एनर्जी। ठीक है, मतलब लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? Z प्लस Z माइनस बाई आर। अब देखो बेटा, दोनों +2 वाले केटायन है, +2 ठीक है। अब दोनों पे चार्ज वाला सीन सेम हो गया। अब देखो, चार्ज तो सेम हो गया, लेकिन रेडियस किसका? इसका साइज छोटा, स्मॉल साइज, इसका बड़ा साइज, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आर बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन आर मेरा जहां कम होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यहां पे रेडियस कम आएगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। क्लियर है क्या? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोग फजान से रूलर करा के चले जाते हैं। अब बच्चा सवाल पूछता है ये वाला क्यों? तो क्यों? तो उसका रीजन है लैटिस एनर्जी पैरामीटर पे इसको हम लोग आंसर करते हैं बेटा। ठीक है, अगला देखो, अगला अपना क्या है? ये सब पॉलीएटॉमिक एनायंस है, सब पॉलीएटॉमिक, सब पॉलीएटॉमिक। ये पॉलीएटॉमिक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, है कि नहीं? थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। अब मुझे ये बताओ, कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ये ज्यादा करेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। खत्म। अब देखो, ये जिंक है और ये कैल्शियम है। अब जिंक का क्या है? स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में याद है, Be+2 का ही सिर्फ ज्यादा होता है Zn+2 से। तो यहां पे किसका होगा? पोलराइजेशन कौन ज्यादा करेगा? पोलराइजेशन ये ज्यादा करेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। कोवेलेंट कैरेक्टर इस वाले में ज्यादा, तो जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? जो है तुम्हारी थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये ऑर्डर आ जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी का। ठीक, अब देखो, ये भी क्या है? एक पॉलीएटॉमिक केटायन है। ये भी क्या है? पॉलीएटॉमिक केटायन। B+2, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, याद है ना? ठीक है, अब देखो, अब इसमें सब पे +2 चार्ज है, लेकिन चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? इसकी ज्यादा होती है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? कोवेलेंट कैरेक्टर। अब देखो, एक और देख लो, बी और एमजी देख लो, ये भी सेम हो जाएगा बेटा। एक ही क्वेश्चन है क्या ऊपर नीचे? हाँ भैया ने एक ही क्वेश्चन लिख दिया, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक, चलो, तो बेटा ये वाला पार्ट था, ये था अप्लीकेशन ऑफ व्हाट? ये था अप्लीकेशन ऑफ पाजान्स रूल, थर्मल स्टेबिलिटी। एक छोटा सा एप्लीकेशन और बता दूं क्या? आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो बेटा तुम्हारे पास कंपाउंड है, RbCS। हाँ भैया, ये कंपाउंड है मेरे पास। तो अगर मान लो मुझे आयनिक मोबिलिटी इनकी देखनी है, इन केटाइंस की, Li+ की, Na+ की, Rb जो है क्या लिखा, K+ की, Rb+ की या CS+ की, तो एक मैं मॉल्टन स्टेट में देखूंगा और एक किस में बेटा देखूंगा? बोलो, एक किस में देखूंगा? एक किसी सॉल्वेंट में, H2O सॉल्वेंट में। अब ध्यान से समझना, देखो, आयनिक मोबिलिटी का मतलब वो उनका स्पीड ऑफ मूवमेंट क्या है, कैसे मूव कर रहे हैं वो मॉल्टन स्टेट में या किसी सॉल्वेंट में। तो यहां पे साइज सबसे छोटा किसका है? लिथियम का। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं ABCD, देते हैं नाम, क्या दिक्कत है? A B C D और E, तो क्या होगा? इसमें जिसका साइज छोटा वो बहुत तेजी से मूव करेगा, मोबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। खत्म। यहां पे क्या होता है बेटा? यहां पे जिसका साइज छोटा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, पोलराइजेशन वाटर का ज्यादा करेगा। और क्या करेगा? जिसका साइज छोटा है, ये लिथियम है ना बेटा, लिथियम, और ये क्या है? सीजियम है। ठीक है, ये सीजियम प्लस है, ये लिथियम प्लस है। तो क्या होगा बेटा? ध्यान से देखना इस चीज को। अब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स का लेयर बना लेगा चारों तरफ से, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो मल्टीपल लेयर्स इसके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? आके चिपक जाएंगे, आके अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, तो इसका साइज बढ़ जाएगा।
तो इसकी मोबिलिटी वाटर में क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि जितना छोटा साइज उतना ज्यादा चार्ज डेंसिटी, उतना ज्यादा वाटर के लेयर्स को अपने ऊपर चढ़ा लेगा ये, तो इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसकी मोबिलिटी किसी मीडियम में क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे H2 में मोबिलिटी क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टा। जिसका साइज बड़ा है, चार्ज डेंसिटी कम है, वाटर मॉलिक्यूल्स को कम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा, तो वो इजिली मूव कर पाएगा। तो इसमें आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी वाटर में, ई डी सी बी और ए। क्लियर है? चलो अब लास्ट में कंक्लूड कर लेते हैं चीजों को। कंक्लूजन देख लो क्या है। कंक्लूजन क्या था, हमने फाजान्स रूल पढ़ा जिसमें हम लोगों ने कोवेलेंट कैरेक्टर देखा किसी भी एक आयनिक बॉन्ड में, कोवेलेंट कैरेक्टर देखा किसी भी एक आयनिक बॉन्ड में। तो उसमें पहले हम लोगों ने क्या देखा, पोलराइजेशन। ठीक है, इसमें केटायन के लिए और एनायन के लिए दो चीजें हैं। केटायन के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी हाई, चार्ज डेंसिटी हाई। यहां पे क्या होना चाहिए, साइज ज्यादा या फिर जेड इफेक्टिव कम, ये पढ़े। और इसी में क्या पढ़ा हम लोगों ने, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्यूडो नोबल गैस। ठीक है, ये कौन से दिखाते हैं, ये मैक्सिमम तुमको डी ब्लॉक वाली कहानी मिलेगी, उसमें भी तुमको 11th 12th फर्स्ट ग्रुप वाली कहानी मिलेगी, जैसे Zn+2 Cu+ और Hg+2। ठीक, और क्या भैया ने बताया, और बताया कि इसमें जो ऑर्डर होता है, इसमें जो ऑर्डर होता है वो कैसा ऑर्डर होता है, लिथियम लीनाने की रफ से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये बताया भैया ने। ये Cr+1 है। और क्या बताया भैया ने, और बताया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो यहाँ पे जिंक लेते हैं। इनका लिथियम और बेरिलियम का साइज एक्सेप्शनली बहुत छोटा होता है, तो चार्ज डेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये वाला जो है आता है अपना ऑर्डर। यहाँ पे क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, अब देखो बेरियम भी लगा सकते हो उसके बाद। दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या देखा हम लोगों ने, मोनो एटॉमिक के लिए और पॉली एटॉमिक के लिए। मोनोटॉमिक में भैया ने क्या बताया, मोनोटॉमिक में भैया ने बताया कि लैटिस एनर्जी पैरामीटर से देखते हैं, लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक, यहां पे क्या है, इसमें क्या है, पॉलीटॉमिक में क्या है, फजान्स रूल लगाएंगे यहाँ पे। फजान्स रूल क्या कहता है बेटा, कि यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जो भी कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आएगा उसको निपटा देना। पॉलीटॉमिक कौन से थे, SO4-2 CO3-2 OH-, ये सारे अपने एटॉमिक थे। मोनोटॉमिक कौन सा था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाली कहानी, Cl-, Br-। क्लियर है? तो ये अपना पूरी कहानी थी, स्यूडो नोबल गैस कहाँ कम होगा कहाँ ज्यादा होगा, ये सब चीज अपन लोगों ने देख लिया। तो बेटा ये था अपना पूरा पूरा स्टोरी, किसके बारे में, फाजान्स रूल के बारे में। मैंने सब कुछ कवर कर लिया, कुछ इसमें छोड़ा नहीं है। एक सॉलिबिलिटी वाला पैरामीटर होता है, लेकिन उसको इससे गवर्न नहीं कर पाते हैं अपन। सॉलिबिलिटी वाले में क्या होता है, अगर किसी चीज का हाइड्रेशन इंथैल्पी उसके लेटिस एंथैल्पी से ज्यादा होगा तो वो चीज ज्यादा सॉल्युबल होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो भी चीजें पूछी गई हैं IIT जेई के लिए, एडवांस के लिए, मेंस के लिए, लीट में, वो सारी चीजें इन्हीं से आ रखी हैं। एक बार आप जाके सॉल्व करोगे क्वेश्चन सारे लग जाएंगे आपसे। ठीक है, ऐसी और भी वीडियोस के लिए, जिससे मैं मोटिवेटेड रहूं आपके लिए, ऐसी और वीडियोस अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे लेके आऊं, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बेटा, मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, चलो।